Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, as you know very well that in the last lecture of our 12th biology, we were discussing about three topics, and in them first was occurrence of DNA, second was quantity of DNA, and the third topic was length of DNA. Dear students, these three topics we have completed in the previous lecture, and today in this lecture we are going to discuss about the structure of DNA. डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर था बेसिकली वो दरअसल हम जब देखते हैं बुक्स के अंदर तो हमें जानने को मिलता है कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया था, और उन साइंटिस्ट का नाम था डियर स्टूडेंट्स वाटसन एंड ग्रेग। वाटसन एंड ग्रेग ने 1953 के अंदर एक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया, और उस मॉडल के बेस पे उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, शुगर के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी थी इसके बारे में। तो उनके बारे में आज थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं और उन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ उन पॉइंट्स को एक एक करके नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर्स वो हेल्प कर सकें। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? वाटसन एंड ग्रिग जो नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, एक मॉडल को डिस्कवर किया। तो कौन था? 1953 वाटसन एंड ग्रिग discover the structure of DNA। सन 1953 के अंदर 1953 में वाटसन एंड ग्रिग ने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट है द डबल हेलिक्स। The double helix model of DNA based on, किस पे डिपेंड था? तो वो दो फैक्ट थे, दो बेस पॉइंट थे जिनके बेस पे वाटसन एंड ग्रिग ने डीएनए की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। तो वो दो पॉइंट्स कौन से थे स्टूडेंट? फर्स्ट जो पॉइंट था यहाँ पे, वो फर्स्ट पॉइंट था चारगफ रूल। क्या था? चारगफ रूल। चारगफ रूल क्लियर है? चारगफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग। क्लियर है? बेस पेयरिंग का जो चारगफ रूल था उसने इनकी हेल्प की डीएनए की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। सेकंड जो पॉइंट था स्टूडेंट्स वो था एक्स-रे डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। Clear है? X-ray diffraction pattern of DNA. These are the 2 points. On the base of them, Watson and Crick propose structure of DNA. Clear है? तो इन दो पॉइंट्स के बेस पे वॉटसन एंड ग्रिग ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को फाइंड आउट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। तो अब हम वन बाय वन इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इन रूल और रेगुलेशन जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके अंदर ऐसा था क्या जो इनकी ये हेल्प करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन चारगफ रूल की। चारगफ रूल क्लियर है? तो चारगफ रूल में क्या है स्टूडेंट्स? जो इवन चारगफ जो नाम का साइंटिस्ट था, चारगफ ने क्या किया? चारगफ gives important information about DNA, which is called
चारगफ रूल, क्या कहलाता है वो? चारगफ रूल कहलाता है। जो इंफॉर्मेशन चारगफ ने शेयर की उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया गया? चारगफ रूल का नाम दिया गया। बेसिकली चारगफ रूल में कुछ एक बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उन बातों को हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। अभी आप सिर्फ इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चारगफ रूल जो आपने हेडिंग बनाई है स्टूडेंट्स, उस हेडिंग के नीचे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। Purine and pyrimidine are present in equal amount. इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। आई थिंक आप लोग इस वर्ड से थोड़ा सा घबरा रहे होंगे, प्यूरिन और पायरिमिडिन क्या होता है। तो डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्यूरिन और पायरिमिडिन, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको सोल्व आउट हो जाएंगी। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज को आप ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन कीजिए। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको आगे आगे सारे क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी, क्लियर है? एक एक सभी को सोल्व करवा दूंगा। ओके, चलिएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए यहां से, एडेनिन is present in equal amount of thymine। ठीक है, एडेनिन जो होता है इज प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ थायमिन। एडेनिन थायमिन के इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे ये जो बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे, A प्लस T इज इक्वल टू G प्लस C। क्लियर है? ये जो इनकी अमाउंट होगी ये बिल्कुल कांस्टेंट होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? जितना इक्वल अमाउंट A होगा उतना ही अमाउंट T का प्रेजेंट होगा, जितना G है उतना ही C होगा, और जितना कंटेंट इन दोनों का होगा उतना ही कंटेंट आपको किसका मिलेगा? एडेनिन और थायमिन का। ठीक है? ये जो थायमिन है इसके अलावा भी एक वर्ड और सुनने को मिलता है, थायमिन, जिसे THAMINA थायमिन कहते हैं। ये थायमिन क्या होता है बताइएगा स्टूडेंट्स, ये थायमिन क्या होता है? तो ये थायमिन होता है बच्चे विटामिन B12। कौन सा होता है? विटामिन बी होता है। क्लियर है? विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं बताइएगा? विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोलते हैं विटामिन बी को? थायमिन बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से क्या बोलते हैं? विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 को थायमिन बोलते हैं, और ये थायमिन अलग है। क्लियर है? ये नाइट्रोजनियस बेस है, थायमिन जो है यहाँ पे लिखा है। क्लियर है? आगे देखिए, थर्ड पॉइंट यहां से नोट डाउन करना है हमें, कि जो A प्लस T इज कांस्टेंट, A plus T is remain constant, A plus T is remain constant in, इसमें कांस्टेंट होता है ये A स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर ये रिमेन कांस्टेंट होता है, यानी कि एक कंप्लीट स्पीसीज में अमाउंट ऑफ A प्लस T यानी कि एडेनिन प्लस थायमिन
रिमेन कांस्टेंट होता है, पूरी स्पीसीज के अंदर ये जो अमाउंट होगी इसकी वो आपको कांस्टेंट मिलेगी, यानी कि सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट थे हमें जो यहां से किसने पता लगा, यस किससे पता लगा, ये हमें पता लगा किससे, चार्गफ रूल से। क्लियर है? चार्गफ रूल एक बात और भी शेयर करता है स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा कि जो एडेनिन है, एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन, एडेनिन हमेशा टी के साथ यानी कि थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन विल आल्सो विल फॉर्म द बॉन्ड विद साइटोसिन। क्लियर है? तो ये इनका एक फिक्स रूल होता है जो हमने कहां से पता लगाया, चार्गफ रूल से। क्लियर है? आई होप आपको यहां से चार्गफ रूल क्लियर हो गया होगा। चलिएगा इसको जल्दी से उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने यहां से उतार लिया है। आगे हम बात करते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। इसके अंदर हमें पढ़ना है जो सेकंड पॉइंट था, वाटसन और ग्रीक का, जिन्होंने बेस पॉइंट के तौर पे इनको यूज किया। तो यहां से सेकंड जो अपना पॉइंट था बच्चे क्या था, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या था, डियर स्टूडेंट्स, जो विल्किन एंड फ्रैंकलिन, ये नाम के दो साइंटिस्ट थे, विल्किन एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्स-रेज का यूज करते हुए डीएनए का एक 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3D पिक्चर को टेक किया, उसको एक पिक्चर बनाई 3D में। क्लियर है? उसके बेस पे आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, ये उन्हीं की देन है, जबकि उन्होंने इसको आसानी से ऑब्जर्व किया है, 3D इमेज उन्होंने तैयार की डीएनए की। तो ये जो बेसिकली एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है, ये एक मेथड होता है। क्लियर है? इट इज ए मेथड, it is a method in which x-rays are used, x-ray diffraction, x-ray diffraction is used, x-ray diffraction is used for 3D image of 3D image of large molecules। क्लियर है? लार्ज मॉलिक्यूल्स का 3D इमेज बनाने के लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है, और इसीलिए डीएनए का एक 3D इमेज तैयार किया गया, जिसके बेस पे इन दोनों साइंटिस्टों ने बहुत ही डीपली इसको स्टडी किया। उसके जो बेस हैं अंदर के, उनके अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजों को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए वो, किसकी सहायता से, एक्स-रे डिफ्रैक्शन की सहायता से। क्लियर है? यहां जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज शेयर किया था, किसके साथ, वाटसन और ग्रिक के साथ। तो वो साइंटिस्ट कौन था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन used this X-ray diffraction to find out the 3D image of DNA। क्लियर है? विल्किन और फ्रैंकलिन ने यूज किया दिस एक्स-रे डिफ्रैक्शन को टू फाइंड आउट द 3D इमेज ऑफ डीएनए। डीएनए की 3D इमेज बनाने के लिए विल्किन एंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज करते हुए 3D इमेज तैयार किया, किसका, डीएनए का, जिसमें आसानी से क्लियरली उसको ऑब्जर्व किया गया, जिससे ये पता लगाया गया कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है डीएनए में, उनके बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो उनको जोड़ के रखते हैं। क्लियर है?
कि ये बॉन्ड लेवल तक की जो इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ इस 3D इमेज की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो इसीलिए जो विल्किंस था, क्लियर है, इसमें थर्ड पॉइंट लिखिए, इन 1962 वॉटसन एंड क्रिक along with Wilkins get Nobel Prize. क्लियर है? तो उन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया कब? 1962 में। किसके साथ शेयर किया वाटसन क्रिक ने? विल्किंस के साथ, क्योंकि विल्किंस का भी एक बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि उसने डीएनए का 3D इमेज तैयार किया था। तो ये फैक्ट थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए लिए गए बेसिक पॉइंट्स के बारे में, जो इंफॉर्मेशन थी हमने यहां से कलेक्ट किया। नेक्स्ट जो अपना होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो प्योरीन और पायरिमिडीन था, जैसे मैंने लास्ट में कहा कि ये सारी चीजें 1 बाय 1 हम क्लियर करने वाले हैं। तो वो चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड पे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा तो वहां से हम इसको कवर करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जल्दी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल था, उस मॉडल में कुछ एक क्वालिटीज थी, कुछ एक रूल्स थे, ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें थी उनको हमें लिखना है यहां से। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? आई होप ये आपको पता होगा, वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे, तो वो लिखिएगा। इट कंटेन फॉलोइंग क्वालिटीज। क्लियर है? इसके अंदर कुछ एक क्वालिटी थी, तो उसमें फर्स्ट लिखिएगा क्या था भाई, टू, क्या क्या बताया उसमें वो देखिएगा एक बार। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है? सेकंड इसमें क्या बताया गया है, पोलैरिटी ऑफ स्टैंड्स, यानी कि जो उसके दो स्टैंड हैं उनकी पोलैरिटी क्या है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखना है, एंटी पैरेलल स्टैंड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें हमें क्या लिखना है बताइएगा। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा है तो आप भी बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ही सारा लिखूंगा, बाकी आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद है तो बताइएगा। आ रहा है कुछ याद? चलिएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इसमें लिखना है बैक बोन ऑफ डीएनए। क्या लिखना है, बैकबोन ऑफ डीएनए। यहाँ कहीं भी दिख रहा होगा शायद आपको, ये ध्यान करेगा ना, बैकबोन ऑफ
डीएनए क्या लिखना है स्टूडेंट्स, बैकबोन ऑफ डीएनए हमें यहाँ पे लिखना है, एक सेकंड, यस बैकबोन ऑफ डीएनए लिखना था हमें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगला लिखिएगा डीएनए डुप्लेक्स, यानी कि डीएनए डुप्लेक्स क्या होता है इसमें, क्लियर है, डीएनए डुप्लेक्स। 7th पॉइंट हमें यहां से पढ़ना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर है। लास्ट जो इसमें पॉइंट दिया है स्टूडेंट्स, वो लास्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कुछ बातें थी, कुछ एक क्वालिटीज थी इस डीएनए डुप्लेक्स के अंदर, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वॉटसन एंड ग्रिक में, जो हमारे सामने लिखी है। जैसे कि मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है इसके अंदर, पोलैरिटी होती है चेन्स के अंदर, यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं तो इनके अंदर अलग अलग पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, चार्ज अलग अलग कह सकते हो आप, या फिर इसमें जो बेस पेयरिंग होती है उसमें कुछ चेंज होता है, इसकी वजह से इन पे पोलैरिटी पाई जाती है। वो भी चीजें हमें पढ़ेंगे 1 बाय 1, सभी को मैं क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। एक बार आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ से पढ़नी है। 3rd पॉइंट आता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, किसके मिलकर बना होता है, डीएनए डुप्लेक्स इसे बोलते हैं, क्लियर है। फिर आएगा यहाँ पे 7th पॉइंट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, किसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल होता है, क्लियर है। तो वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके हम सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ से हर एक पॉइंट को 1 बाय 1 उठाते हुए क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। जिसने पहला लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।